हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गोपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे शिक्षण की। शिक्षण मतलब टीचिंग क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या परिभाषाएं, हम अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो किन शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इस विषय का जो महत्व है वो बहुत ही बृहद है, या कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा वाइड है, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हमें एक शिक्षक होने के नाते ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि हम जिस प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं या जिस प्रोफेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो वास्तव में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक पेपर है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसी में हम जो आज का टॉपिक है उसी पेपर से है, और टॉपिक का जो नेम है वो है टीचिंग। अब टीचिंग में हम लोग आज मीनिंग, डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस इन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग के अंतर्गत उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही में ये चार शब्द जो आपके सामने दिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर कहना चाहिए ये शब्द टीचिंग शब्द से किस तरीके से अलग है। ठीक है, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग की, कि टीचिंग का अर्थ क्या है। टीचिंग डिराइव्ड फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। जो टीचिंग वर्ड है अंग्रेजी भाषा का, वो टू टीच से डिराइव हुआ है, और उसका जो अर्थ निकलता है वो टू इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देशित करना है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। मतलब कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है तो वो शिक्षण है। अब इसको दूसरे रूप में समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में ज़्यादा जानकारी रखता है और कोई व्यक्ति उस विषय की कम जानकारी रखता है, तो वो ज़्यादा जानकारी रखने वाला व्यक्ति कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति को यदि कुछ सिखाने का प्रयास करता है तो ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ये आपके विद्यालय में भी हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेज में भी हो सकता है। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं तब भी आपको शिक्षण मिल सकता है किसी के थ्रू, और अगर आप घर में हैं तब भी आपको ये शिक्षण की प्रक्रिया आपकी पूरी हो सकती है। टीचिंग इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस। ये जॉन एडम ने कहा है कि टीचिंग बाइपोलर प्रोसेस है, मतलब द्विध्रुवीय। अब यहाँ पे इसका ये नैरो मीनिंग है। नैरो मीनिंग क्यों है? क्योंकि इसके बाद में जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे इसके मीनिंग में, इसके अर्थ में बदलाव आने लगा। लोगों ने इसको नई परिभाषाएं देनी शुरू कर दी, तो इसलिए ये जो पहले कॉन्सेप्ट था वो नैरो कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब क्या है, वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट की बात कही जाती थी, इसलिए इसे बाइपोलर कहा गया है, जहाँ पे एक तरफ टीचर होता था, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स होते थे उसके, और उन दोनों के बीच की जो अंतर्क्रियाएँ चलती थी उसको शिक्षण प्रक्रिया कहते थे। लेकिन बाद में बदलाव आने के बाद में इसको ट्राइपोलर प्रोसेस के नाम से जाना जाने लगा। मतलब दो पॉइंट वही रहे हमारे, एक टीचर और एक दूसरे सिरे पर स्टूडेंट्स रहे, तीसरे सिरे पर इन्होंने करिकुलम को और ऐड किया। करिकुलम क्या है?
करिकुलम को हिंदी में पाठ्यचर्या बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यचर्या वो सारे आपके क्रियाकलाप जो स्कूल कॉलेज के अंतर्गत किए जाते हैं वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी भी लिखा हुआ है, क्योंकि समाज के अनुरूप हमारी पाठ्यचर्या निर्धारित होती है, हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इसलिए करिकुलम जो एक हिस्सा है वो समाज का है, और हम लोग भी जो तैयार हो रहे हैं वो समाज के लिए तैयार हो रहे हैं। जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि जो विद्यालय है या स्कूल कॉलेज है वो एक छोटा हिस्सा है या एक प्रतिनिधित्व करता है समाज का, तो उसको समाज के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मतलब कि समाज की जो मांग है, समाज की जो डिमांड है, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्कूल कॉलेज में हमारी पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स के अलावा तीसरे पॉइंट पे करिकुलम या सोसाइटी रखा गया है, इसलिए इसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। अगली चीज़ आती है डेफिनीशन। टीचिंग की डेफिनीशन क्या है या इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो H.C. मॉरिसन 1934 में इन्होंने एक डेफिनीशन दी है। टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन which is designed to further the education of the later। मीन्स मतलब क्या है इसका? यहाँ पे बात आती है मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर एज से नहीं है, आयु से नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ है ज्ञान से। अगर आप अधिक ज्ञानी हैं या फिर आप अधिक परिपक्व हैं ज्ञान के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति से, और वो कम परिपक्व व्यक्ति जो है, कम मैच्योर व्यक्ति है, उसको कुछ सिखाने का या उसको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक शिक्षण की प्रक्रिया है। तो इन्होंने सीधा सीधा इनका कहने का अर्थ था कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जानता है, ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा मैच्योर है, तो वो कम मैच्योर वाले व्यक्ति को कुछ अगर जानकारी देता है, कुछ सिखाता है, तो ये प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। दूसरी डेफिनीशन N.L. गेज ने दी, जो 1963 में दी गई है। उनका कहना था टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। मतलब यहाँ पे बिहेवियर चेंजिंग की बात कर रहे हैं, मतलब व्यवहार परिवर्तन की, क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारा व्यवहार परिवर्तन कर देती है या हमारे व्यवहार में परिमार्जन ला देती है। तो यहाँ पर भी उनका कहना यह था कि अगर हम किसी की व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाएं या व्यवहारिक क्षमताओं को उन्नत बना दें, तो ये एक प्रक्रिया शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे डेफिनीशंस बहुत हैं। टीचिंग की डेफिनीशंस आप बुक्स में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारी डेफिनीशंस मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ दो सेलेक्टेड डेफिनीशन दे दी गई हैं। अब इसको कंक्लूड कैसे करते हैं, या इसके अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचना चाहें अपने शब्दों में, तो हम कह सकते हैं टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड in a systematic way to attain some predetermined goals। अब इसको कैसे समझेंगे? हम लोग जानते हैं जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे कुछ गोल होते हैं, मतलब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की हर शिक्षक चाहता है, हर विद्यार्थी भी चाहता है कि उनकी वो उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए लर्नर मतलब स्टूडेंट्स, टीचर जो शिक्षक है, करिकुलम मतलब हमारी पाठ्यचर्या, ये सब मिलकर एक ऐसा व्यवस्थापन करते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा NCERT की बुक्स होती हैं, बुक्स के अगर हम टेक्स्ट बुक को खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं कि इस टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद में
स्टूडेंट के अंदर ये व्यवहार परिवर्तन आएंगे या इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन उद्देश्यों के आधार पर ही उस टेक्स्ट बुक में जो भी अध्ययन सामग्री है उनका आयोजन या समायोजन किया जाता है। अब ऐसे ही क्लासरूम में जब टीचर जाता है तो टीचर के कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक व्यवस्थापन करता है, एक व्यवस्था बनाता है ऐसी जिसमें कि ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हो सके और वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब फंक्शंस ऑफ टीचिंग क्या है, मतलब शिक्षण के कार्य क्या हैं। तो शिक्षण के कार्य आप भी जानते हैं, लेकिन जो उसका क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरी में किया गया है। एक डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, इवैल्यूएशन। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या है, इसको हिंदी में निदान बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को उपचार बोलते हैं, इवैल्यूएशन को मूल्यांकन बोलते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि जब शिक्षक क्लासरूम के अंदर जाता है, एंट्री करता है, तो सबसे पहले शिक्षक को पता होना चाहिए कि जो मैं कंटेंट सिखाने जा रहा हूँ, जो मैं ऑब्जेक्टिव्स लेकर क्लास में जा रहा हूँ, वो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए वहाँ पर जो भी मेरे शिक्षार्थी हैं उनको क्या क्या समस्याएं आएंगी या उनकी इंडिविजुअल क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो उन समस्याओं का पता लगाने के लिए सबसे पहले वो निदानात्मक प्रक्रिया को अपनाएगा। सबसे पहले वो उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेगा। उसके बाद में शिक्षण की प्रक्रिया में आता है प्रिस्क्रिप्शन, जिसे उपचारात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। अब वो जो उसने समस्याएं ढूंढी हैं, समस्याओं का पता लगाया है क्लासरूम के अंदर, अब वो उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा, उनके लिए उपचार देगा। फिर इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया होती है वो सतत प्रक्रिया होती है, वो पूरे शिक्षण के दौरान चलती रहती है। वो शिक्षण अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता रहता है और मूल्यांकन के ही दौरान उसे पता लगता है कि छात्र ने कितने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है या मेरे जो उद्देश्य थे वो कितने मुझे प्राप्त हो गए हैं शिक्षण के उद्देश्य। तो इस तरीके से ये 3 जो कैटेगरी हैं, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, इवैल्यूएशन, ये पूरे शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और यही शिक्षण के मुख्य कार्य हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब विशेषताओं की। शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। टीचिंग इज़ अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो जॉन डीवी महोदय ने कहा था कि जो विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, समाज का एक हिस्सा होता है। तो ये समाज के लिए पूरी प्रक्रिया की जाती है, हम लोगों को समाज के लिए तैयार किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो सोशल प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल इंटरैक्टिव मतलब अंतरक्रिया होती है, इसमें टीचर स्टूडेंट के बीच में अंतरक्रिया होती है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से को बताने का प्रयास करता है और स्टूडेंट टीचर से पूछने का प्रयास करता है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यहाँ पे सिखाने की और विकास की प्रक्रिया चलती है। शिक्षण के दौरान हम चाहते हैं कि अपने विद्यार्थियों को कुछ सिखा सकें, कोई नया ज्ञान दे सकें, साथ ही साथ में उस ज्ञान के जरिए, उस ज्ञान की थ्रू उसका डेवलपमेंट, उसका विकास हो सके। टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर। अब जब वो कोई नई चीज़ सीखेगा, उसका विकास होगा, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। तो हमारे जो उद्देश्य थे वो भी हमारे उद्देश्य यही कहते हैं कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके, उनके व्यवहार में परिमार्जन हो सके। टीचिंग इज़ अ आर्ट एज वेल एज साइंस। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक, टीचिंग को आर्ट भी माना गया है, टीचिंग को साइंस भी माना गया है। प्राचीन काल में मत था कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं और वो मौलिक होते हैं, वो जन्म से ही ये इस तरीके का
उनमें योग्यता होती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे हमारे टीचिंग में नए नए मेथड्स आए, नई नई टेक्निक्स आई, तो उसने एक रूप ले लिया साइंस का। क्योंकि साइंस कहती है कि सिस्टमेटिक वे में और वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किया गया कार्य साइंस होता है या विज्ञान की विशेषता है। तो जो विज्ञान की विशेषता है वही आज शिक्षण की विशेषता बन गई है। क्योंकि शिक्षण का जो भी कार्य होता है, हम शुरू में देखते हैं सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हम कोई भी जो क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटी वो क्लासरूम के अंतर्गत करवाई जाती है। फिर उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारा इवैल्यूएशन होता है, हमारा मूल्यांकन होकर हमारे पास मार्कशीट आती है। तो पूरी एक ये सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है जो एक साल के अंदर या एक सेमेस्टर के अंदर हमारी कवर होती है। तो इसलिए इसे साइंस भी कहा गया है, उसे आर्ट भी माना गया है। टीचिंग इज़ अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। हम जानते हैं शिक्षण में पूरी प्रक्रिया भाषा के द्वारा होती है और भाषा के माध्यम से ही शिक्षक अपनी बात को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और अगर शिक्षार्थियों को कोई समस्या है तो वो भी भाषा के माध्यम से अपने शिक्षक से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब जो मूक बधिर बालकों की बात की जाए अगर, तो वहाँ पे भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए टीचिंग को लिंग्विस्टिक प्रोसेस माना गया है। टीचिंग इज़ मेजरेबल, मतलब टीचिंग को मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है? हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग में भी आपके व्यवहार को हम मापने का प्रयास करते हैं, रेटिंग देते हैं, सजेशन देते हैं उसके आधार पर। इसी तरीके से शिक्षण का दूसरा एक और मापने का तरीका है वो फ्लेंडर प्रोसेस है, जहाँ पे टीचर के व्यवहार को विभिन्न आयामों के आधार पे माप सकते हैं। अब बात आती है सेपरेशन ऑफ टीचिंग फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोसेसेस। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो कि टीचिंग की तरह लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग है। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में अनुदेशन कहते हैं, कंडीशनिंग को अनुबंधन, ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहलाती है, इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन। अब इन चारों को टीचिंग से कैसे अलग समझा जाए इसकी हम बात करते हैं, एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, निर्देशन क्या है? तो इंस्ट्रक्शन इज़ द एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट डू। मतलब अगर सीधे सीधे इसका अर्थ निकालें तो हम अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसको हम निर्देशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम और इसको ब्रीफ में समझें तो हम क्लासरूम में देखते हैं, जब क्लासरूम में टीचर प्रवेश करता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि आप अपनी बुक ओपन करिए, या फिर अपनी नोटबुक निकालिए, इसे नोट डाउन करिए, या फिर आप अब ये करिए। तो वो एक तरीके के निर्देशन जो दिए जाते हैं क्लासरूम में, वो सारे निर्देशन एक टीचिंग का पार्ट होते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको एग्ज़ाम से रिलेट करके देखें तो हम सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाता है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं और कितने में चॉइस है। तो वो इंस्ट्रक्शन का जो कार्य होता है वो टीचिंग का एक पार्ट है, और यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपने लर्नर को बताया जाता है। अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स की बात करें, इट्स स्कोप इज़ नैरो एंड लिमिटेड। इंस्ट्रक्शन का जो स्कोप है वो नैरो होता है, सूक्ष्म होता है, और लिमिटेड होता है, मतलब वो सीमित होता है। दूसरी चीज़, इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज फॉर्मल। हमेशा औपचारिक बातों के लिए निर्देशन दिया जाता है, या फिर कहना चाहिए जो निर्देशन दिया जाता है वो हमेशा औपचारिक भाषा में दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग। बिल्कुल, मैंने अभी भी आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग का पार्ट है। इंस्ट्रक्शन
मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इंस्ट्रक्शन हमें कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, कोई भी स्पेसिफिक विषय की जानकारी देता है, जिसमें हमें बताया जाता है ये कार्य कैसे करना है, नहीं करना है, अगर करना है तो उसका क्या ढंग होना चाहिए। ये सारी बातें जो होती हैं वो निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। इंस्ट्रक्शन इज़ जनरली कन्फाइंड टू द क्लासरूम स्कूल। अब जो इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वो जनरली क्लासरूम के अंदर या फिर विद्यालय स्कूल के अंदर दिया जाता है। व्हाट इज़ कंडीशनिंग? कंडीशनिंग क्या है या अनुबंधन क्या है? यहाँ पे आप नीचे उसकी डेफिनेशन जो देखेंगे तो वहाँ पे रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, दो वर्ड आ रहे हैं सामने जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्स, स्टिमुलस। स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपन बोलते हैं, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। तो इन दो जो पॉइंट हैं, इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड कार्य करता है, एक बंधन कार्य करता है, जिसको कंडीशनिंग कहा जाता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपने जैसे सामने फिगर देख रहे हैं आप, उसमें एक डॉग देख रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो पेट एनिमल हैं या फिर हमारे जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर ये कंडीशनिंग बहुत अच्छे से अप्लाई की जाती है। हम उनको सिखाते हैं कंडीशनिंग के माध्यम से कि हम कोई उन्हें स्टिमुलस देते हैं, कोई उद्दीपन देते हैं और उनसे उसका रिस्पॉन्स लेते हैं। जब वो यही क्रिया हम बार बार रिपीट करते हैं तो उनकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब उनके अंदर आदत निर्माण हो जाता है। वो ये चीज़ बार बार करने लगते हैं और उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो एनिमल पे इसका प्रयोग किया गया था। बाद में ये क्लासरूम के अंदर आया और क्लासरूम में भी इसका उपयोग होने लगा। हम छोटे बच्चों पर इसका उपयोग बहुत करते हैं। हम घरों में भी बच्चों को सिखाते हैं, कोई स्टिमुलस देकर उनसे उसकी प्रतिक्रिया करवाते हैं और उनका रिस्पॉन्स चेक करते हैं और फिर वो चीज़ बार बार करवाते हैं जिससे उनकी आदत बन जाए। इस तरीके की एक चीज़ और हमारे सामने आती है, जब हम बच्चों से कोई खाने के लिए जैसे कहते हैं तो हम कहते हैं कि खाना आपको जब मिलेगा जब पहले हाथ धो के आइए। तो इस तरीके की एक आदत निर्माण करवाते हैं स्टिमुलस के थ्रू और उनका रिस्पॉन्स लेते हैं उसके प्रति और उसके बाद में उनकी वो चीज़ आदत बन जाती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इट एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। मतलब व्यवहार में परिमार्जन आता है या आदत निर्माण होती है। तो हमने इसके विषय में अभी बात करी ही कि बच्चों को स्टिमुलस देते हुए उनसे रिस्पॉन्स करवाना, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज़ नैरो, मतलब इसका जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि हम जानते हैं टीचिंग में तर्क वितर्क होता है, टीचिंग में हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि केवल हम उस पर्टिकुलर स्टिमुलस पे डिपेंड होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं सिर्फ, और वही हमारी आदत बन जाती है। रीइंफोर्समेंट प्लेज अ विटल रोल है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का रोल बहुत है, मतलब पुनर्वलन का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमें कोई पुनर्वलन नहीं मिलेगा इस प्रक्रिया में तो हम वो कार्य करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये छोटे बच्चों के लिए है और इसीलिए यहाँ पे स्टिमुलस दिया जाता है, क्योंकि वो कार्य करता है एक पुनर्वलन की तरह, जहाँ पे बच्चों को वो कार्य दोबारा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पुनर्वलन मिलता रहता है। कंडीशनिंग इज़ डन बाय द रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड। मतलब कि जो कंडीशनिंग है वो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो प्रक्रिया है वो बार बार की जाती है जिससे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। इन कंडीशनिंग करिकुलम इज़ फिक्स्ड। इसका करिकुलम बहुत सीमित होता है, क्योंकि हम केवल उनकी एक आदत का निर्माण करते हैं और उसी आदत के निर्माण के लिए हम उनको स्टिमुलस देते हैं और उनका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। Evaluation in conditioning is done on the basis of the acquisition of a behavior or a habit। मतलब कि
जो इनकी आदत जो बन जाती है या इनका जो आदत निर्माण हो जाती है, उसके आधार पर हम इनका मूल्यांकन करते हैं, इनका इवैल्यूएशन करते हैं कि उनके अंदर वो जो हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स देकर इनके अंदर जो बॉन्डिंग बनाई है वो एक हैबिट के रूप में डेवलप हो गई है या नहीं, और उसके बेसिस पे हम इनका मूल्यांकन करते हैं। कंडीशनिंग इज़ कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। पूरी टीचिंग प्रोसेस का ये लोएस्ट लेवल है, मतलब निचले दर्जे का स्तर है। तभी मैंने आपको बताया कि ये छोटे बच्चों के लिए अप्लाई किया जाता है, तो ये एक निचले स्तर का है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं यूज होती, यहाँ पे केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ही सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि पहले बीएड को या फिर कोई से भी टीचिंग के जो प्रोग्राम्स चलते हैं उनको ट्रेनिंग बोला जाता था, लेकिन जैसे जैसे सुधार हुआ उसको शिक्षा बोलने लगे। हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं बीएड को। तो इस तरीके से उसमें ये सुधार क्यों आया? सुधार इसलिए आया क्योंकि ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, जबकि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा बृहद स्तर की है। शिक्षा का अर्थ है कि हम कोई तर्क वितर्क कर सकें, उसको दूसरी सिचुएशन में भी हमारे पास सॉल्यूशन हो, लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग हमारे पास जो भी योग्यता है उसमें नए कौशल को जोड़ने के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग कब दी जाती है? जब आप किसी कंपनी में, किसी व्यवसाय में हैं और आपको कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई टेक्निक आई है, नया मेथड आया है, उसको सिखाने के लिए हमारे पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने संचालित किया और अपने जो कर्मचारी हैं, अपने एम्प्लॉय हैं, उनको वो स्किल सिखा दी जिससे कि वो नई जो ट्रेंड में नई चीज़ आई है उसको सीख सकें। तो यहाँ पर इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास जो भी ज्ञान है, उसमें कुछ नया जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये केवल एक कौशल पे काम करती है। स्किल नई सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। ट्रेनिंग के लिए कुछ नए पॉइंट्स देखते हैं। ट्रेनिंग इज़ द प्रैक्टिकल शेयरिंग ऑफ स्किल्स टू इम्प्रूव ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस। क्या करती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। उनकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है? जब वो नई स्किल्स या नई टेक्निक सीखेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस पहले वो दे रहे थे उनसे कुछ इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। ट्रेनिंग जनरली टेक्स प्लेस इन दी वर्क एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स फील्ड। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में या तो ट्रेनिंग दी जाती है, फिर स्पोर्ट्स के फील्ड में हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनर्स ऐड स्किल्स ऑन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। बिल्कुल, जो हमारे पास ज्ञान है उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश की जाती है, नया कौशल जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ट्रेनर्स आर गिवन फीडबैक फ्रॉम द ट्रेनीज टू इम्प्रूव ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बात थोड़ी समझने की है। यहाँ पे फीडबैक कैसे दिया जाता है या प्रतिक्रिया कैसे दी जाती है? जब हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनीज़ को, प्रशिक्षणार्थियों को, तो वहाँ पे उस प्रशिक्षण में हम कुछ नया सीख जाते हैं और हम में कोई सुधार आ जाता है, उसके आधार पर हमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, उसके आधार पे हमें प्रतिक्रिया मिलती है। व्हाट इज़ इंडोक्ट्रिनेशन? प्रतिपादन क्या है? यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि आप लोग जैसे फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर उनको कुछ उनके बिलीव्स को, उनके एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, थिंकिंग तो हाई लेवल की होती है, हम बात तो हाई लेवल की करते हैं, लेकिन केवल एक ही वे में उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे विश्वास हैं, हमारे जो हमारी अभिवृत्ति है, हमारा एटीट्यूड है, उसी अभिवृत्ति में उनको ले जाने का प्रयास किया जाता है।
यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें तो हम धर्म का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पे हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं, हम उसको पीढ़ी दर पीढ़ी देते जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कुरीतियाँ भी होती हैं और उन कुरीतियों को भी देते जाते हैं और ट्रांसफ़र होती जाती है वो, क्योंकि हमें यह सिखाया जाता है कि उसके लिए यही करना है, उसमें हम दूसरी तरफ सोच नहीं सकते। और अच्छा, टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में भी यही डिफरेंस है। टीचिंग में हम तर्क वितर्क करते हैं, हम आलोचना करना सीखते हैं, हम सीखते हैं कि अगर ये काम ऐसे होता है तो क्या ऐसे भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे हमारे मन में प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रश्नों को दबा दिया जाता है। इंडोक्ट्रिनेशन में लर्नर को केवल एक ही रास्ता दिखाया जाता है कि यही सही रास्ता है। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं हम, जब हम देखते हैं आत्मघाती व्यक्तियों को। आत्मघाती व्यक्ति मतलब जिनको हम मानव बम बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। वो केवल यही सोचते हैं कि जो कार्य है यही सही है, इसके अलावा उनकी थिंकिंग को इधर उधर डाइवर्ट होने नहीं दिया जाता है। उनको बार बार ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वही सही है, और इस कार्य को करते करते वो आत्मघाती बन जाते हैं, मतलब खुद को भी वो ख़त्म करने से नहीं डरते। तो इस तरीके की जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो टीचिंग से बिल्कुल अलग है। टीचिंग में जहाँ तर्क वितर्क, आलोचना, प्रश्न करना, ये सारी बातें आती हैं, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में ये सारी सीमित कर दी जाती हैं और केवल एक ही रास्ता दिखाया जाता है कि यही रास्ता सही है, चाहे वो रास्ता गलत हो या सही हो, लेकिन प्रयास ये रहता है सिखाने वाले का कि वो केवल उसी रास्ते पर उसके लर्नर चलें। इसके पॉइंट्स कुछ देखते हैं। स्कोप इज़ वेरी नैरो, इसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही छोटा होता है। इट एम्स एट चेंजिंग सम बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, मैंने आपको बताया कि उनके विश्वास में, उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने का उद्देश्य होता है सिखाने वाले के लिए, और वो यही चाहता है कि इनके विश्वास को किस तरीके से मैं एक डायरेक्शन में कर दूं, इनकी अभिवृत्ति वही बन जाए जो मैं कह रहा हूं, वही उसी को ये सही माने। इंडोक्ट्रिनेशन पॉजेस द बिलीफ दैट देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब जब हम एक ही डायरेक्शन दिखाएंगे किसी भी लर्नर को और कहेंगे यही रास्ता ठीक है, तो उसकी वो अभिवृत्ति बन जाएगी और उसके सामने समस्या का केवल एक ही समाधान होगा, और वो अगर उसके सामने समस्या बदली भी तो भी वो जो उसको बताया गया समाधान है वही वो करने की कोशिश करेगा। देयर इज़ नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, बिल्कुल यहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी तरीके का एक ही रास्ता बता देते हैं, चाहे हम करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन हमारे एटीट्यूड को ऐसे चेंज कर दिया गया कि केवल उसी डायरेक्शन में हमें चलना है, तो यहाँ पर फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। डिसिप्लिन इज़ वेरी रिजिड, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर अनुशासन होता है, क्योंकि हमारी जब फ्रीडम ख़त्म कर दी जाएगी तो अनुशासन ऑटोमेटिक कठोर हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन चारों पॉइंट्स को एक साथ लेते हुए हम इनमें डिफरेंस कैसे कर सकें। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 कॉलम दिख रहे हैं, एक में पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरे में इंस्ट्रक्शन लिखा है, कंडीशनिंग लिखा है, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन लिखा है। पॉइंट हमने 4 पॉइंट लिए हैं, एम लिया है, उद्देश्य, इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि का स्तर लिया है, डोमेन लिया है जो कि आपके ब्लूम्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, टीचिंग लेवल लिया है, शिक्षण का स्तर लिया है। इन 4 पॉइंट्स के 4 बिंदुओं के आधार पर हम इसमें अंतर करेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य को देखते हैं, एम को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य जो होता है वो नई नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, नया ज्ञान देना होता है। कंडीशनिंग में देखें तो हैबिट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चे के अंदर आदत के रूप में
आ जाए या उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। ट्रेनिंग में हम कोई भी नई स्किल सिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से स्किल बेस्ड होता है। इंडोक्ट्रिनेशन में बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स की बात करते हैं कि हम विश्वास और उसकी अभिवृत्ति में किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, यहाँ पे उसकी बात की जाती है। हमारा उद्देश्य यही रहता है। इंटेलिजेंस लेवल दूसरा पॉइंट जो है वो उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में हाई लेवल का हम बुद्धि स्तर प्रयोग में लाते हैं। हम जो बुद्धि की बात करते हैं वो यहाँ पे हाई लेवल की बात करते हैं। कंडीशनिंग में एज ए मशीन हम काम करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी स्टिमुलस दिखाया गया, स्टिमुलस दिखाने के बाद में हमने रिस्पॉन्स किया तो हम एक मशीन की तरह कार्य करने लग जाते हैं कि हमें फिर भविष्य में कभी भी वो स्टिमुलस दिखता है तो हम उसी क्योंकि हमारी वो आदत बन गई तो हम वही रिस्पॉन्स बार बार करते चले जाते हैं। ट्रेनिंग में लो लेवल की इंटेलिजेंस यूज होती है या फिर बुद्धि का प्रयोग जो होता है वो निम्न स्तर का होता है, क्योंकि हमें केवल एक कौशल सीखना होता है और हमारे पास जो ज्ञान है उसमें एक नया कौशल जोड़ना होता है। इंडोक्ट्रिनेशन में हायर लेवल की इंटेलिजेंस लेवल रहता है या फिर बुद्धि का स्तर जो है वो हायर लेवल का उच्चतर स्तर का रहता है, जो कि सबसे अधिक रहता है। तो लेकिन यहाँ पे तर्क को हमारे बदल दिया जाता है, तर्क वितर्क करने का हमें मौका या अवसर नहीं दिया जाता। डोमेन की बात करते हैं अगर हम, तो इंस्ट्रक्शन में कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक पक्ष हमारा काम करता है, मतलब क्योंकि हम नई इन्फॉर्मेशन नई नॉलेज ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कॉग्निटिव डोमेन वर्क करता है। कंडीशनिंग में साइकोमोटर लो लेवल का यानी निम्न स्तर का होता है। यहाँ पे साइकोमोटर का मतलब है क्रियात्मक पक्ष हमारा कार्य करता है, क्योंकि हम उस कार्य को करते हैं स्टिमुलस और देखकर हम रिस्पॉन्स देते हैं। ट्रेनिंग की बात करें हम तो साइकोमोटर में ट्रेनिंग में साइकोमोटर ही हमारा डोमेन रहता है और यहाँ पे भी हाई लेवल का हम क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी तरीके से क्रियात्मक पक्ष पर निर्भर करती है। उसमें सारा जो हमारा कार्य होता है या भी कोई भी एक्टिविटी होती है वो हमें करके सीखनी होती है। लर्निंग बाय डूइंग होता है यहाँ पे, कि हमें जो भी हम कार्य सीख रहे हैं या कोई कौशल सीख रहे हैं वो हम उसको करके सीखेंगे। तो यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन वर्क करता है, वो भी हाई लेवल का। अगली चीज़ आती है इंडोक्ट्रिनेशन में। इंडोक्ट्रिनेशन में अफेक्टिव डोमेन वर्क करता है। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है भावात्मक पक्ष। यहाँ पे हमारी भावनाएं बदली जाती हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारे बिलीव्स बदले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन वर्क करता है। अगर हम टीचिंग लेवल की बात करें तो इंस्ट्रक्शन में अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग होती है, मतलब बोधात्मक स्तर की टीचिंग होती है। कंडीशनिंग में मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है। ट्रेनिंग में भी मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है और इंडोक्ट्रिनेशन में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है का मतलब चिंतन स्तर तो अच्छा होता है यहाँ पर, लेकिन जो हमारी तर्क वितर्क करने की बातें हैं उनको केवल एक ही दिशा दे दी जाती है, इसलिए वो हमारा तर्क और वितर्क हम नहीं कर पाते हैं और हम जैसे हमारे बिलीव्स को, हमारे एटीट्यूड को चेंज किया गया है उसी डायरेक्शन में हम चलते जाते हैं। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग में और इंडोक्ट्रिनेशन में कि किस तरीके से ये प्रयोग में लाई जाती हैं। ये प्रयोग में ऐसे लाई जाती हैं कि बच्चे के जो उसका मेंटल लेवल है या उसकी जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, कंडीशनिंग हो, ट्रेनिंग हो या इंडोक्ट्रिनेशन हो, उसको प्रयोग करते हैं बच्चे को कुछ नया सिखाने के लिए। टीचिंग से ये किस तरीके से अलग है? टीचिंग का ये चारों के जो चार हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये चारों पॉइंट्स टीचिंग के पार्ट्स हैं। इंस्ट्रक्शन भी टीचिंग के भीतर आता है, कंडीशनिंग भी टीचिंग के भीतर आती है, ट्रेनिंग भी और इंडोक्ट्रिनेशन भी। टीचिंग का जो स्कोप है या कार्यक्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। वहाँ पे हम आलोचना भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे तर्क वितर्क को भी योग्य माना गया है। अब बात करते हैं कि आज हमने जो पूरे
विषय का जो बात करी उसमें हमने किन किन पॉइंट्स की बात करी। हमने सबसे पहले बात करी है टीचिंग की, शिक्षण की, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था सेपरेशन ऑफ टीचिंग फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोसेसेस, मतलब इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन किस तरीके से टीचिंग से अलग हैं, और इनको हमने एक एक करके समझा। इनमें हमने डिफरेंस भी जाना, और आपके एग्ज़ाम में इनका डिफरेंस भी आ सकता है क्योंकि ये चारों किस तरीके से टीचिंग से अलग हैं। तो ये आज का हमारा विषय पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।